नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से हमारी सुपर 15 सीरीज, जिसके अंदर अपन रीट से संबंधित है ना प्रैक्टिस की एक सीरीज चला रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो है इसको बहुत ही अच्छे से इसका लाभ उठा रहे होंगे। और कल आपकी वीडियो से जो पहले पार्ट 1 था उसका रेस्पॉन्स बहुत ही शानदार रहा दोस्तों। आप सब में से काफ़ी स्टूडेंट जो है वो लाइव कमेंट भी कर रहे थे। तो उसी हिस्से में आज अपन इसी वीडियो का पार्ट 2 है जो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, आपको रीट के लिए और कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 1000 प्लस प्रश्न ऑनलाइन प्रैक्टिस करवा लिए जाएंगे इसी सीरीज के माध्यम से, और वो भी टॉपिक वाइज, मिक्स नहीं है, टॉपिक वाइज है। और प्लस हर क्वेश्चंस की वापस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी मिल जाती है, विद सॉल्यूशन आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग जो है बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और उसी कड़ी में आज अपन फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट 2021 को ध्यान में देखते हुए 25 अप्रैल को जो आपका रीट का एग्जाम होगा उसी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और इन प्रश्नों को आप खुद से सरल करें और साथ में एक रफ कॉपी और पेन लेके बैठे और कमेंट बॉक्स में आप मेरे समझाने से पहले उसका उत्तर देने का प्रयास करें भाइयों। तभी आपके लिए ये जो सीरीज है ये आपके लिए भी सफल साबित होगी और इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस ध्यान रखना, एक कॉपी पेन लेके बैठे और उसके बाद आप जो है जैसे ही प्रश्न स्क्रीन पर आए आप उसको खुद से सरल करना शुरू कर दे। और मुझसे पहले, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप उसका उत्तर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। और सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर ले। जितने भी लोग लाइव बैठे हैं वो लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर ले, फिर अपन आगे बढ़ते। तो आज की सीरीज में आपके सामने फिर से संख्या पद्धति के कुछ प्रश्न है जो जिनकी शुरुआत मैं करता हूं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पहले प्रश्न के अंदर एक श्रृंखला दे रखी है मेरे भाइयों। यहां संख्याओं की एक श्रेणी दे रखी है। पहले 3 है, 3 के बाद में 10 है, 10 के बाद में 17 है और 17 के बाद में 24 है। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 से 10 पहले पद में कितना जुड़ रहा है? 7 जुड़ रहा है। 10 से 17 हो गया, फिर से कितना जुड़ रहा है? 7। 17 से 24 फिर से कितना जुड़ रहा है? 7। यदि किसी श्रेणी में दो क्रमागत पदों का अंतर यदि समान रहता है, 10 में से 3 गया, 7 का अंतर, 17 में से 10 गया, फिर से 7 का अंतर, 24 में से 17 गया, फिर से 7 का अंतर, तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है, आपको पता है संख्याओं की ऐसी श्रेणी को क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी। और इस प्रश्न में आपको बोला है इस समांतर श्रेणी का 50वां पद ज्ञात करें। तो आप जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं? एकदम अच्छे से सुनना, आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है। nवां पद निकालने का सूत्र होता है a + n-1 कोष्ठक बंद और गुणा में d। जहां ये जो a है, a किसको दिखाता है? प्रथम पद को। ध्यान रखना, a है प्रथम पद, n है आपको कौन सा पद चाहिए? उस पद की संख्या। कौन सा पद चाहिए? उस पद की संख्या। और जहां पे ये जो d है, d क्या है? d है सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी क्रमागत पदों में अंतर कितने का है वह मान। तो इस सूत्र में, इस श्रेणी में प्रथम पद कितना है? 3 है, तो आप एक ही जगह 3 रखेंगे। पदों की संख्या, आपको कौन सा पद पूछा है? 50वां, तो पद की संख्या 50 हो जाएगी। और श्रेणी में क्रमागत पदों में लगातार अंतर कितने का है? 7 का, तो सार्व अंतर क्या होगा? 7। सारे मान अपन रख देते हैं, तो प्रथम पद हो गया 3 + n-1। n-1 यानी 50 - 1, 50 में से 1 गया 49 इंटू सार्व अंतर कितने का? 7 का। इसको सरल करते हैं, चूंकि पहले गुणा होगा तो यहां हो जाएगा 3 + 7 का गुणा कर देते, 7 × 9 = 63 का 3, हसल लगी 6, 7 × 4 = 28 और 6 × 34, और ये हो जाएगा 343 + 3, यानी उत्तर हो जाएगा 346, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको भविष्य में समांतर श्रेणी के nवें पद पर आधारित पूछा जाए तो आप आराम से सरल कर लोगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने इसी श्रृंखला में। फिर से हमारे पास एक समांतर श्रेणी में प्रश्न दे रखा है जिसके अंदर बोला है आपके पास पहला पद 7 है, 7 से 12 5 जुड़ रहा है, 12 से 17 फिर से 5 जुड़ रहा है, 17 से 22 फिर से 5 जुड़ रहा है। इस श्रेणी में जो प्रथम पद है वो 7 हो जाएगा,
सार्व अंतर कितने का? 5 का, क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान है। 12 और 7 में 5 का अंतर, 17 और 12 में 5 का अंतर, 22 और 17 में 5 का अंतर। और यहां आपको क्या चाहिए? 25 पदों का योगफल चाहिए भाइयों, ध्यान रखना, योगफल। तो यहां समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल का अलग सूत्र होता है भाइयों, वो सूत्र लगेगा। किसी भी समांतर श्रेणी में जब भी आपको कुछ पदों का योग चाहिए, n पदों का योग, आपको योगफल का सूत्र आना चाहिए मेरे भाइयों। और किसी भी समांतर श्रेणी में n पदों के योग का सूत्र होता है n/2 इंटू बड़ा कोष्ठक 2 इंटू पहला पद प्लस कोष्ठक में n-1 कोष्ठक बंद और गुणा में सार्व अंतर और ये बड़ा कोष्ठक बंद। इस सूत्र में आप n का भी मान रखो, a का भी मान रखो और d का भी मान रखो, आपको n पदों का योग मिल जाएगा। कितने पदों का योग चाहिए? 25 पदों का, तो n का मान 25। पिछले प्रश्न में nवां पद निकालना था, लेकिन यहां पदों का योगफल निकालना है, जिसका सूत्र आप लोगों को ध्यान में रखना है। सारे मान रख देते हैं, n का मान 25 है तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू बड़े कोष्ठक में है 2a, 2 इंटू a, प्रथम पद का डबल, प्रथम पद क्या है? 7, 7 का डबल कितना? 14 प्लस n-1, 25-1, 25 में से 1 गया 24 गुणा सार्व अंतर, सार्व अंतर कितने का? 5 का। अब सबसे पहले ये बड़ा कोष्ठक सरल होगा, बड़े कोष्ठक को पहले सरल करेंगे, ये हो जाएगा 25/2। बड़ा कोष्ठक अपन सरल कर लेते हैं, तो बड़े कोष्ठक में पहले गुणा हो जाएगा, फिर जोड़ होगा, तो 24 पंजे 120, 120 प्लस 14, तो ये हो जाएगा आपके पास 120 और 14 134 और बट्टा में 2 है, 2 से काट लेते हैं, 2 छंग 12, पीछे बचा 1, 2 सते 14। यानी आपको करना है 25 गुणा 67। 25 गुणा 67 आप करोगे तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, इन दोनों का गुणा 7 पंजे 35, इन दोनों का गुणा 6 दूनी 12, बीच में वज्र गुणा 7 दूनी 14, 6 पंजे 30, 30 और 14 हो जाएगा आपके पास 44, पीछे 5 हो गया, ये 3 आगे जुड़ जाएगा, 47 का 7, फिर 4 आगे जुड़ जाएगा, 12 और 4 16। सही जवाब होगा 1675, ऑप्शन नंबर सी। जैसे ही 25 गुणा 67, जैसे ही आप 25 गुणा 67 करोगे तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा 1675। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों का ये जो उत्तर है ऐसा ही आ रहा होगा, 1675। और इस प्रकार का प्रश्न यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस सूत्र के माध्यम से बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। n पदों का योग n/2 इंटू कोष्ठक में 2 इंटू a प्लस n-1 कोष्ठक बंद गुणा में d। आगे कई बच्चे जो है लगातार कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे रहे हैं। अगला एक और प्रश्न ध्यान से देखना, बहुत ही आसान प्रश्न, और इस प्रकार के प्रश्न रीट के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और स्कोरिंग भी है। एक संख्या दे रखी है, उस संख्या में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर कितना होगा? अच्छा, स्थानीय मान और जातीय मान, जैसे ये संख्या है इसमें 7 का स्थानीय मान निकालना है। आपको पता है किसी भी संख्या का, किसी अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? स्थानीय मान निकालना है 7 का। 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले इस संख्या में 7 जो है, इस 7 को उतार दे तथा 7 के पीछे जितने अंक है उतने 0 उतार दे। तो 7 के पीछे कितने अंक है? 3, तो 7 के पीछे 3 0 लगा दिए, तो स्थानीय मान तो क्या आया? 7000। इसी प्रकार जातीय मान क्या होता है भाइयों? किसी भी अंक का जातीय मान या शुद्ध मान या नैज मान या अंकीय मान वह अंक स्वयं होता है। तो 7 का स्थानीय मान तो 7000 होगा, लेकिन 7 का जातीय मान क्या होगा? 7। अब आपको पूछा क्या है? स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा? अंतर तो अपन दोनों का अंतर ले लेते, आपस में घटा लेते हैं। तो यहां आपको करना है 7000 माइनस 7, उत्तर आ जाएगा आपके पास 6993, और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। काफी स्टूडेंट जो है वो सही जवाब भी दे रहे हैं। काफी लोग जो अभी जुड़े हैं वो वीडियो को पहले लाइक करें, उसके बाद मैं आपके सामने अगला प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। एक और प्रश्न आपके सामने जिसको आप लोग सरल करके देखें। आपके पास फिर से स्थानीय मान का प्रश्न, जो आपके रीट के कोर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस प्रश्न के अंदर क्या बोला? एक संख्या दे रखी है, इसमें जितने भी 5 हैं उन सब के स्थानीय मानों में कितना अंतर होगा? देखो 2 5 नजर आ रहे, एक ये रहा 5, एक ये रहा 5। जब 2 5 है तो स्थानीय मान भी दोनों के अलग अलग होंगे, ये है पहला 5 और ये दूसरा 5।
अच्छा, पहले 5 का स्थानीय मान क्या होगा? पहले 5 के पीछे कितने अंक है? 3, तो पहले 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5000। दूसरे 5 के पीछे कितना अंक है? 1, दूसरे 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 50। चूंकि इसके पीछे 1 अंक है तो 1 0 लग गया, और दोनों स्थानीय मानों का आपस में अंतर लेना, दोनों पांचों के स्थानीय मान का अंतर 5000 में से 50 गया, उत्तर हो जाएगा 4950। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, है ना। काफी स्टूडेंट साथ साथ में जवाब भी दे रहे हैं। मुझसे पहले आप कमेंट में इसका जवाब दें भाइयों, और वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा सारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप जहां आप जुड़े हुए हैं उनमें शेयर कर दें, ताकि और भी साथी जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो सीरीज का फायदा उठा सके मेरे भाइयों। चलो आगे अगला प्रश्न। एक दशमलव की संख्या है मेरे भाइयों, और दशमलव की संख्या है 17.4295। इसमें 9 के जातीय मान और स्थानीय मान का क्या अंतर होगा? सबसे पहली बात देखो, जातीय मान तो चाहे दशमलव संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, आपको पता है 9 का जातीय मान क्या होगा? 9। आप सबको पता है किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है, तो 9 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 9। अब बात है स्थानीय मान की। 9 का स्थानीय मान क्या होगा? देखो आपको यहां एक दशमलव नजर आ रहा है, और यदि किसी ऐसे अंक का स्थानीय मान निकालना जो दशमलव के पीछे है, दशमलव वाले हिस्से में ये रहा 9, तो इस 9 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा? इस 9 का स्थानीय मान निकालने का तरीका क्या होता है? यहां दशमलव उतार दे तथा 9 उतार दे। दशमलव तथा दशमलव वाले, दशमलव के बाद वाले किसी अंक का स्थानीय मान निकालना हो दशमलव से पीछे वाले में, तो अपन क्या करते हैं? दशमलव उतारते हैं तथा उस अंक को उतारते हैं, और दशमलव और उस अंक के बीच में जितने अंक है उतने 0 लग जाएंगे। तो दशमलव और 9 के बीच बीच में क्या है? 4 और 2, तो 2 अंक बीच में आए तो डबल 0 लग जाएंगे, उन दोनों को 0 बना दिया। इस प्रकार 9 का स्थानीय मान हो गया 0.009। यदि यहां 5 का स्थानीय मान चाहिए होता ना, तो ये होता 0.0005। 2 का स्थानीय मान 0.02। 4 का स्थानीय मान 0. सीधा क्या आ जाता? 4। तो अब अपन को पूछा क्या? इन दोनों का अंतर। अब 9 में से एक दशमलव की संख्या घटानी है। समझदार को इशारा काफी। क्या करोगे आप लोग? ऐसा करोगे घटाने के लिए, चूंकि इस 9 में दशमलव है नहीं, तो 9 को लिखना पड़ेगा 9.000। इसमें से घटाना पड़ेगा 0.009। अब आप जब असल लोगे तो ये तो बन जाएगा 10, बाकी दोनों 0 क्या बन जाएगा? 9, और 9 का 8 बन जाएगा। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, ये दशमलव का दशमलव, 8 में से 0 गया 8। सही उत्तर हो जाएगा 8.991, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आप यहां से स्थानीय मान दशमलव अंकों का भी निकालना सीख गए होंगे। जातीय मान वैसे भी स्वयं रहता है, जातीय मान का कोई लेना देना नहीं है कि वह अंक संख्या में कहां पर है, किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। क्या बोला है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है मेरे भाइयों? अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 2 से। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्याएं। आपको 100 तक की सारी अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए मेरे भाइयों। 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, उसके बाद आती है 23 और 29, उसके बाद होती है 31 और 37, उसके बाद है 41, 43, 47, उसके बाद आपके पास है 53 और 59, उसके बाद है आपके पास 61 और 66, उसके बाद आगे आपके सामने होती है 71, 73 और 79, और उसके बाद में आपके पास अगली अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? 83 और 89, और लास्ट में अभाज्य संख्या कौन सी? 97। कम से कम 100 तक तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं आपको याद होनी चाहिए। टोटल कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ 61 और 67 होगा। उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है जो आपको याद होनी चाहिए। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, और 2 को ये भी कहा जा सकता है, 2 को सबसे छोटी तो है ही, साथ साथ में एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी यही है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या।
2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सम नहीं है, विषम है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये सारी अभाज्य संख्याएं 100 तक की तो आपको याद करनी है, जो मैंने आपको लिखवा दी भाइयों। अगला प्रश्न फिर से, अब जब अभाज्य संख्या याद होगी तो इस प्रश्न का भी जवाब आ जाएगा। 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? तो 50 से छोटी लिख देते। अभी मैंने आपको लिखाई 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, उसके बाद में 17 और 19, उसके बाद अगली कौन कौन सी हो जाएगी आपके पास? आगे हो जाएगी 23 और 29, उसके बाद में 31 और 37, उसके बाद में 41, 43 और 47। तो ये कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 अभाज्य संख्याएं, यानी 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएगी? 15। तो इस प्रकार यदि अभाज्य संख्या याद होगी तो अपन इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न फिर से बोला है 0 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है भाइयों? 0 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं? कौन कौन सी? 2, 3, 5 और 7, यही होती है अभाज्य संख्याएं। बाकी तो उसके बाद वैसे भी 11 से शुरू होती है। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्या है 0 और 10 के बीच में? है भाई टोटल 4। फिर से एक और प्रश्न है जो बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न के अंदर बोला है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब जब अभाज्य संख्याएं याद ही नहीं होगी तो योग कहां से होगा? तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं को जोड़ देते हैं। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19, इनको जोड़ देते हैं। तो जब अपन जोड़ेंगे तो देखो 3 और 7, इन दोनों का जोड़ क्या हो गया? 10, प्लस 11 और 19, इन दोनों का जोड़ क्या हो गया? 30, प्लस 13 और 17, इन दोनों का जोड़ भी क्या हो गया? 30। पीछे बचा क्या? 5 और 2, जिनका जोड़ क्या हो गया? 7। तो 30 और 30 60 और 10 70 और 7 77। तो ये है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्याओं में कोई सूत्र नहीं होता, संख्याएं लिख के उनको जोड़ना पड़ता है, उनका योगफल करना पड़ता है। अगला प्रश्न हमारे आंखों के सामने एक और नया प्रश्न, आप इसको एकदम अच्छे से समझना। बोला है 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर। 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं की शुरुआत, सारी अभाज्य संख्याएं लिखाई थी मैंने, 2, 3, 5, 7। उसके बाद 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 11। और 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं में खत्म कहां पर होता है? 97 पर। तो 2 अंकों की अगर बोल दे, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 97 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 11। आपको उन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो 97 और हमारे पास 11वां का अंतर, 97 में से 11 गया, पीछे क्या बचेगा आपके पास? 86। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। यानी अभाज्य संख्या याद रहना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। बहुत अच्छे प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं इसी टाइप के प्रश्न। अगला प्रश्न, अच्छा, प्रश्न के अंदर बोला है सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? सबसे पहली बात, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में क्या क्या शामिल होता है? पूर्णांक मतलब जिसमें एक बीच में 0 होता है, जिसमें दाईं तरफ 1, 2, 3 इस प्रकार प्राकृत संख्याएं आगे आगे बढ़ती रहती है और कहां तक जाती है? अनंत तक। और पीछे की तरफ होती है माइनस की संख्याएं, -1, -2, -3, -4, और यहां अंत में कहां तक जाता है? माइनस के अनंत तक। आपको बोला सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो जो पूर्णांक सबसे पीछे आएगा वही सबसे छोटा होगा। जो पूर्णांक सबसे पीछे आएगा वही सबसे छोटा होगा। तो 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, और सबसे लास्ट में आ जाएगा अनंत। लेकिन अनंत एक ऐसी संख्या है जो अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन में अनंत होता तो वो उत्तर हो जाता। इसका सही उत्तर होगा प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे बड़ा पूर्णांक भी पता नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा पूर्णांक क्यों पता नहीं कर सकते? क्योंकि यहां भी अनंत तक जा रहा है। या तो अनंत ही विकल्प दे देते तो सबसे बड़ा पूर्णांक अनंत हो जाता, सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाता? अनंत। और अनंत एक ऐसी संख्या होती है जिसके बारे में अपन कुछ भी नहीं बता सकते, वो अपनी उम्मीद से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसीलिए इसका सही उत्तर है प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलो अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। अच्छा, देखना √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय। जब भी वर्गमूल में एक ऐसी संख्या नजर आए जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, क्या 5 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। तो जब कोई ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग नहीं हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, और उसको अंडर में लिख दिया जाए तो अपरिमेय हो जाता है। इसी प्रकार 7 भी किसी का वर्ग नहीं है, फिर भी वर्गमूल में लिखा हुआ है, इसका मतलब यह भी अपरिमेय है। इसी प्रकार पाई कैसी संख्या होती है? आपको पता है पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होती है। पाई अपरिमेय क्यों है? क्योंकि पाई जो है इसका वास्तविक मान अशांत दशमलव होता है, और अशांत में भी कैसा? अन्नावर्त वाला दशमलव होता है। और अशांत अन्नावर्त दशमलव संख्या जो है, अशांत अन्नावर्त का मतलब क्या है? पाई का मान जो है ना वो 3.142 यूं करके चलता रहता, कभी खत्म नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता। और ऐसा दशमलव जो कभी खत्म नहीं हो और रिपीट भी नहीं हो, ऐसा दशमलव हमेशा अपरिमेय होता है। वो बात अलग है कि हम तो पाई का सिर्फ इतना ही मान याद करके बैठे 3.14, लेकिन वो पाई का असली मान नहीं है। और देखना, जब भी एग्जाम में बोल दे 3.14 तो ये कैसी संख्या है? परिमेय। 22/7 भी कैसी है? परिमेय। लेकिन अगर पाई का पूछ ले तो पाई का जो असली मान होता है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय। इस प्रश्न में पूछा इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है? 22/7। क्योंकि ऐसी भिन्न जिसके बट्टा में 0 नहीं हो तथा अंश व हर दोनों पूर्णांक हो, ऐसी भिन्न हमेशा कैसी संख्या होती है भाई? परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो देखना भाई कौन सी अपरिमेय है। 22/7 क्या है? परिमेय है। 1 कैसी संख्या? परिमेय। -1 कैसी संख्या? परिमेय। सारी प्लस की संख्याएं 1 2 3 4 वो परिमेय होती है। -1 -2 -3 -4 वो भी परिमेय होती है। जितनी भी भिन्न है 7/4 माइनस का 8/9 कोई भी भिन्न होती है वो भी परिमेय होती है। बस शर्त यह है कि बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन पाई कैसी संख्या है? परिमेय। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक नहीं है? वास्तविक। जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती है वो संख्या होती है काल्पनिक। और आपको पता है काल्पनिक संख्याएं जो होती है वो ऐसी संख्या होती है जब अंडर रूट में कोई माइनस की नेगेटिव संख्या नजर आ जाए। अंडर रूट में जहां माइनस नजर आता वही संख्याएं होती है काल्पनिक, या वो फिर वो वास्तविक संख्याएं नहीं होती। चारों ऑप्शन में अंडर रूट में माइनस का नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में अंडर रूट में माइनस का चिन्ह जहां भी दिखता है वो संख्या कभी वास्तविक नहीं हो सकती, वो हमेशा काल्पनिक होती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आज की श्रेणी का अंतिम प्रश्न आपके सामने जो ये है, संख्या 1 जो है वो क्या है? आपको पता हो सबसे पहले देखो भाई, अभाज्य संख्याएं शुरू होती है 2 से, 2 3 5 7, और भाज्य संख्याएं जो है ना वो शुरू कहां से होती है? 1 जो होती है 1। देखो ये तो मैंने लिखी अभाज्य, और जो भाज्य संख्याएं होती है ना मेरे भाइयों, भाज्य संख्याएं कहां से शुरू होती है? 4 से। 4 6 उसके बाद 8 9 10, ये सारी भाज्य संख्या। भाज्य मतलब अन्य संख्या का भाग जाए। लेकिन 1 की क्या विशेषता है? 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य। भाज्य अभाज्य में तो 1 का नाम आता नहीं है। अब अगर अपन बात करें सम संख्याएं कौन कौन सी होती है? सम यानी जिसमें 2 का भाग जाए, 2 4 6 8 10, ये सम संख्याएं होती है। और अगर बोल दे विषम संख्याएं कौन सी? जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, यानी 1 3 5 7 इस प्रकार। तो कहने का मतलब पूछा 1 किस में शामिल है? 1 भाज्य में शामिल है नहीं, अभाज्य में भी नहीं है, सम में भी नहीं है। 1 कैसी संख्या है? विषम मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूं ये बहुत ही आसान प्रश्न थे और आपने इस श्रेणी का अधिक से अधिक लाभ उठाया होगा। इन प्रश्नों को ध्यान से समझने की कोशिश की और खुद से हल करने की कोशिश की। जल्द ही अगली श्रेणी में मैं आपके सामने संख्या पद्धति के कुछ और प्रश्न जो है वो लेके आऊंगा। इस वीडियो की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ में एक और बहुत काम की खबर आपके लिए ये है कि आप लोग जो लोग 0 लेवल से ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, रीट का लेवल 1 की गणित का, जो मैंने आपको बोला था, तो एक नए बैच की शुरुआत की जा रही है 11 फरवरी सायं 5 बजे।
11 फरवरी शाम 5 बजे एक ऑफलाइन बैच शुरू करा जा रहा है मैथ का, जिसमें सारी मैथ बेसिक से एकदम जीरो से शून्य से शिखर तक मैथ की तैयारी करवाई जाएगी और फुल स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, जहां 1000 प्लस प्रश्न आपको प्रिंटेड रूप में मिलेंगे, प्रिंटेड मटेरियल भी दिया जाएगा और बिल्कुल न्यूनतम फीस के साथ यह बैच शुरू हो रहा है 11 फरवरी को। यदि आप लोग में से कोई भी ऐसे विद्यार्थी जिनकी गणित बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बिल्कुल जीरो लेवल से रीट की तैयारी करना चाहते हैं, रीट की गणित तैयार करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकता है। और चामुंडा चौराहा बाड़मेर में वेदांत अकेडमी हमारा कोचिंग सेंटर है, वहां आप 11 फरवरी शाम 5 बजे आ सकते हैं। यही कहते हुए मैं इस सीरीज को यहीं विराम करता हूं मेरे भाइयों, लेकिन उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो पहले वीडियो को लाइक कर दे और इस वीडियो की पीडीएफ जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। प्रत्येक लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इन प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। इतने सवाल निःशुल्क आप लोगों के लिए सीरीज में लाए जाएंगे कि आपको बाजार से बिल्कुल कोई भी पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। दोस्तों, धन्यवाद।